हेलो स्टूडेंट्स, प्यार भरी नमस्कार सबको। और बच्चों के क्वेश्चंस के ऊपर एक ये क्वेश्चन था कि इस 50 डेज़ में, जो आने वाले 50 डेज़ हैं, इसमें हाउ इजी इट इज़ टू क्रैक CSA नेट एग्ज़ाम। दिस इज़ वन क्वेश्चन। या फिर आप इसको दूसरी तरफ से ले सकते हैं कि क्या CSA नेट का एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट है क्रैक करना, अगर हम तैयारी 50 दिनों में अगर हम सोच रहे हैं करने की। तो सो आई हैव अ फ्यू टिप्स। ज़्यादा नहीं मैं बात करूँगा, जो मेरे पास है मैंने नोट डाउन किए। 4-5 पॉइंट हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप तो सबसे पहले साइकोलॉजिकल जो फैक्ट है उसको ध्यान में रखिए कि कभी भी ये मत सोचिए कि एग्ज़ाम में, प्रवचन दे रहा हूँ थोड़ा सा ना, छोटा सा प्रवचन है, कि ये मत सोचिए कि CSA नेट का एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट है। एज आई परसीव पर्सनली, दिस इज़ द मोस्ट ईजिएस्ट एग्ज़ाम एवर इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस। जो भी है, अब कैसे है, अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं इस चीज़ का कि जैसे लाइफ साइंस है, उसमें 440 मार्क्स में से 440, उसमें से आपको 112 के करीब JRF क्वालिफाई करने के लिए मार्क्स चाहिए होते हैं। लाइक वाइज 360 केमिस्ट्री में है और 277 ये फिजिक्स में है। उसमें से 100 तक मार्क्स आपको चाहिए, 112 तक मार्क्स चाहिए JRF क्रैक करने के लिए। तो नेट के लिए 10 मार्क्स कम या 5% कम मार्क्स चाहिए। अब आप खुद देख सकते हैं कि अगर मैं लाइफ साइंस की बात करूं तो 75 में से आपने 25 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, और कहाँ आपने 60 क्वेश्चंस में से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो आपके पास जो चॉइस है वो कितनी ज़्यादा है। क्या आप हिस्ट्री ऑफ साइंसेज में ऐसा कोई पेपर बता सकते हैं मेरे को जहाँ पे आपको लगता है कि इतनी चॉइस आपको कहीं पे मिलती है? ये देखिए, आपका कैलिबर चेक करना तो हमारा काम है, ये एग्जामिनर का काम है, लेकिन आप खुद सोचिए, इस चीज़ को मान के चलिए कि इतनी चॉइस मिलना है। 100 में से आपको 28% के करीब, 28% के करीब आपको मार्क्स लाने हैं JRF क्वालिफाई करने के लिए। तो आप खुद सोचिए कि जिस पेपर में इतनी ज़्यादा चॉइस मिले वो ईजीएस्ट रहता है। लेकिन आप भी बच्चे ठीक हैं कि आपको लगता है डिफ़िकल्ट इसलिए है कि आप चूज़ नहीं कर पाते हैं क्या क्या करना है, कैसे करना है। तो नेक्स्ट 50 डेज़ में हम लोगों के पास सबसे पहला जो पॉइंट है वो है, हमने देखना है पेपर के पैटर्न का, हमें पता है क्या है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हमने करनी है। तो सबसे पहला काम आप लोग क्या करिए कि आप एनालिसिस जो आपके पास पड़ा हुआ है पिछले प्रीवियस ईयर पेपर्स का, उसमें 50 टॉपिक्स की आप एनालिसिस कर लीजिए, और उसमें आप इजी टू डिफ़िकल्ट तरीके से आप उसकी तैयारी करिए। मतलब सबसे पहला पॉइंट क्या था, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम। उसके तहत आपने देखना है कि कौन सी, किसकी वेटेज ज़्यादा है, किसकी कम है, किसकी उससे भी कम चल रही है। इस वेटेज के अकॉर्डिंग आप तैयारी स्टार्ट करिए, ताकि आप बेहतर परफॉर्म कर पाएँ और कम टाइम में ज़्यादा चीज़ों को आप अटेम्प्ट कर पाएँ। सेकंड, हमारे पास अटेम्प्ट की बात रही, बड़े बच्चों का सवाल है कि मैक्सिमम अटेम्प्ट क्या करना है। तो अटेम्प्ट देखिए, मैं ये मेरी पर्सनल राय है, बाकी डिफर कर सकते हैं आप इसमें, कि पार्ट C पहले, पार्ट B और पार्ट A, ये तीनों आपने इस तरह से चलना है। क्योंकि पार्ट C है जो, उसको पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि दैट इज़ द ईजिएस्ट पार्ट। ईजिएस्ट पार्ट ये है कि उसमें एक्सपेरिमेंटल, एनालिटिकल और कॉम्प्रिहेंसिव स्किल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपको स्टेटमेंट के बीच में ही आपको हिंट्स मिल जाते हैं कि पर्टिकुलर जो भी ऑप्शंस आपको ABCD 4 दी गई हैं, उसमें से कौन सी उसके साथ ज़्यादा रेलेवेंस में चल रही है, ताकि क्वेश्चन निकालने में आपको लॉजिकली आसानी हो। लेकिन पार्ट B में जब आप देखते हैं तो वहाँ पे डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। जैसे आप वीडियो देख रहे हैं सामने बैठे बैठे, तो अगर आपका नाम मेरे को पता नहीं है तो इसका मतलब मेरे को नहीं पता है, मैं कोई लॉजिक नहीं लगा सकता, कोई कॉम्प्रिहेंसिव स्किल नहीं यूज़ कर सकता, कोई मैं एनालिटिकल, एक्सपेरिमेंटल कुछ भी नहीं कर सकता मैं कि आपका नाम ये हो सकता है। सेम वे पार्ट A है, उसमें मैंने आपको बताया कि आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि आप 1 आवर ईच डे आप इसको दीजिए। थर्ड पॉइंट मेरे पास ये है कि मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस की बात मैंने कल भी की थी, आज फिर मैं इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि मॉक टेस्ट प्रैक्टिस ये मैंने बताया है, लेकिन आज कुछ ऐड कर रहा हूँ कि जो 3 आवर्स की प्रैक्टिस है उस पर फोकस करना है आपने। एटलीस्ट आप इन 50 दिनों में 2-3 बार 3-3 घंटे पूरा इन्वायरमेंट बना के, एटमॉस्फेयर घर पे बना के, आप एक मॉक टेस्ट सीरीज कोई भी लेके, कहीं से भी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस की, आप 3 घंटे में उसको सॉल्व करें और देखें आपका कितना टाइम लग रहा है, कितने क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और आप कितना करेक्ट अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, कितना आप
इनकरेक्ट अटैम्प्ट कर पा रहे हैं, आपकी बेसिकली कितनी ज़्यादा आप ये मान के चलिए कि गलतियाँ हो रही हैं, आप उस चीज़ को असेस करें और कहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा है, ये आपको इस चीज़ से फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट, कंफर्मेशन ऑफ रिपीटेड टॉपिक्स, दिस इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। आप लोगों को ये ज़रूर पता करना है कि जो एनालिसिस के थ्रू के ऐसे कौन से 50 टॉपिक हैं जो श्योर शॉर्ट हर किसी में से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब डिफरेंट सब्जेक्ट वाइज प्रायोरिटीज अलग अलग हैं, अलग अलग टॉपिक्स हैं। कंफर्म करिए अपने PYP को देख के इन 50 दिनों में। तो सबसे पहले आपके लिए ये चीज़ें ज़रूरी करनी है। और दूसरा, देखिए कट ऑफ कितनी गई है JRF की लास्ट टाइम और अटेम्प्ट आपने कितना करना है। तो मैं सिर्फ इतना मानता हूँ कि अगर 112, 13, 110 अगर कट ऑफ जाती है तो एटलीस्ट आपका जो करेक्ट अटेम्प्ट है, अगर मान लीजिए आप देखिए बच्चे गलती तो करते हैं, तो उस गलती में आपका जो अटेम्प्ट है वो 140 के करीब, 145 के करीब तो जाना चाहिए। और उसमें भी आप लोग अगर श्योर शॉट है, नेगेटिव नहीं करना है, लालच नहीं करना है, क्योंकि अगर आप लालच करते हैं तो लालच करने का मतलब बड़ा सिंपल सा ये होता है कि आप नेगेटिव की तरफ ज़्यादा जाएंगे। और जब नेगेटिव क्वेश्चंस आप ज़्यादा अटैम्प्ट करेंगे तो क्या होगा कि आप बेसिक एम तो हमारा अगर ये है ना कि हमें PhD में किसी अच्छे इंस्टीट्यूशंस में एनरोल करना है, मतलब जैसे CSIR लैब्स होगी, आइजर्स हो गए, ITs हो गए, वहाँ पे हमें अपने आप को एनरोल करना है। तो एनरोल करने का मतलब ही यही है सबसे बड़ा, कि हम कोई छोटी मिस्टेक ऐसी ना करें कि जिसके कारण हम अपना अटेम्प्ट बर्बाद कर लें। कहने का मतलब ये है कि हमें JRF ही क्वालिफाई करना है। तो JRF क्वालिफाई करने का मतलब ही यही है कि हम बिल्कुल पर्टिकुलरली उस चीज़ पे काम करें जो रिक्वायर्ड है। सो अल्टीमेटली नेक्स्ट 50 डेज़ के लिए वी विश यू ऑल द बेस्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें आप लोग, क्योंकि बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन के साथ हम भी काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारे से ज़्यादा डबल, ट्रिपल, 4 आप मेहनत कर रहे हैं आप लोग, तो आप लोगों का पेपर क्रैक हो, आशीर्वाद यही है सबके लिए। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।